सो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट में बताया कि वी हैव टू स्टडी अबाउट के हमने डेटा स्ट्रक्चर्स एक एक काम के लिए हम मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पे आपको एग्जांपल दी कि भाई अगर हमने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है तो वी हैव वेरिएबल्स एज वेल। अगर 5 लोग हैं तो हम 5 वेरिएबल बना सकते हैं। 10 लोग हैं तो फिर क्या करेंगे? 100 लोग हैं तो क्या करेंगे? तो वी कैन गो फॉर द अरे एज वेल। अगर मिलियंस ऑफ एम्प्लॉय हैं तो देन अरे वुड बी अ डम अप्रोच। के क्यों? उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि उसके पीछे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे अरे की बजाय यू विल गो फॉर मे बी लिंक लिस्ट or some other kind of data structure. तो ये आपने at the end of course, by the end of course you should be able to decide कि हमें किस सिनेरियो में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज करना होगा। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पीछे मेमोरी कैसे काम करती है। हर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी का क्या रोल प्ले है, मेमोरी कैसे काम करती है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है? और उसकी एफिशिएंसी, यानी कि एक काम के लिए मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर यूज हो सकते हैं। यू शुड नो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कितना एफिशिएंट है और कितना कम्प्लेक्स है। क्या हमें एक आसान सी जरी बात है कि जहाँ आपकी कॉस्ट कम है, यानी कि आपको पैसे कम दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है, आपने जो है छोटा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ आप कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज नहीं करेंगे। जहाँ एक बहुत ही एक वर्दी किस्म का प्रोजेक्ट है तो वहाँ यू कैन गो फॉर अ कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, ताकि आप उसकी उतनी ही एफिशिएंसी को हार्डनेस कर सकें, ठीक है? तो शुरू में इन्हीं बातों को डिस्कस किया गया है। और तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है किसी चीज़ ज़रूरत हो सकती है कलेक्शन की, कि डेटा को कलेक्ट करना है, फिर उसको डेटा को सर्च किया जाना चाहिए, डेटा को प्रोसेस किया जाना चाहिए और मॉडिफाई किया जाना चाहिए। तो इन तमाम पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तमाम जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं उनको देखना है कि भाई फॉर एग्जांपल एक डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें डेटा को कलेक्ट किया कैसे किया जा सकता है, डेटा को सर्च कैसे किया जा सकता है, डेटा को प्रोसेस कैसे किया जा सकता है और डेटा को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी? सो ऑफ कोर्स जैसे आपने लास्ट टाइम इसी बात पे गौर किया था कि एक बैड चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन कोस्ट यू फॉर फ्यू डेज टू फ्यू years इवन। सर्चिंग के लिए कोई फ्यू सेकंड्स को लेके आप फ्यू डेज पे जा सकते हैं, फ्यू सेकंड्स की प्रॉब्लम को फ्यू डेज पे कवर कर सकते हैं अगर आपने इनकरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज किया है फॉर योर वर्क प्रॉब्लम। एफिशिएंसी को लास्ट हमने देखा था कि एफिशिएंसी एक दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर के साथ वाबस्ता हैं, और वो है स्पेस और टाइम, ठीक है? कि एक एल्गोरिदम जो है, एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और फिर उसका टाइम कितना है, यानी कि उसमें टाइम, उसमें कोई डेटा ढूंढना है, सर्च आउट करना है तो उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है? क्या उसमें कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा? उसमें डेटा को डिलीट करने में कितना टाइम लगता है, उसमें डेटा को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, एक्सेस का टाइम, सर्च करने का टाइम, डिलीट करने का टाइम, अपडेट करने का टाइम। तो ये चीज़ों का टाइम जो है वो मैटर करता है, टाइम से मुराद ये चीज़ है। तो ऑफ कोर्स कि एक डेटा स्ट्रक्चर अगर कम स्पेस ले रहा है, यानी कि एक एफिशिएंटली स्पेस यूटिलाइज कर रहा है, कम स्पेस लेना इज नॉट ऑलवेज सोल्यूशन। हम इस क्वेश्चन से बात करते हैं कि एफिशिएंटली स्पेस को यूटिलाइज किया जाए। लाइक आप देखें कि अरे जो है वो क्या करती है कि उसने कंजेक्टिव लोकेशंस को ही ऑक्यूपाई करना है। अब रैम में हो सकता है कि कंजेक्टिव लोकेशंस ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, रैम चोक हो जाएगी, ठीक है? सो इसके बरक्स जो लेट्स से लिंक लिस्ट है या ग्राफ है तो वो उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं पे भी अगर एक बाइट भी अवेलेबल है तो वो भी एलोकेट की जा सकती है और आपस में लिंक की जा सकती हैं। तो इस सेंस में क्या हो सकता है कि स्पेस की एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। तो वी कैन सी कि कौन सा एल्गोरिदम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो एल्गोरिदम कितना एफिशिएंटली स्पेस को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है जी? जी जनाब, मुबीन अली साहब, क्वेश्चन आपका। सर क्वेश्चन नहीं है, वो सीआर जो है काफी देर से वेट कर रहा है, उसको ऐड कर लें। जी मैंने कर दिया, बोले टाइम पे आया करें। अच्छा जी, तो अब सिलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर, अगेन वही चीज़ें हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को आपने एनालाइज करना है प्रॉब्लम को। पहले सबसे पहले डिटरमिन करना है कि रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्या हैं आपके पास, और जो कि सोल्यूशन को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब आपने लेट्स से कि डीप लर्निंग, लेट्स से कि मैंने डीप लर्निंग अप्लाई करनी है,
So I cannot go for deep learning in my system because I know that my resources do not meet the requirement for deep learning. What does it mean? इसका मतलब ये है कि डीप लर्निंग को प्रोसेस होने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर के लिए जीपीयू यूज़ होगा, वो मेरे पास नहीं है। सीपीयू पे लगाऊंगा तो कई दिनों में जाके प्रोसेसिंग होगी। मेमोरी चाहिए बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतनी मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि जो आपने प्रॉब्लम को प्रोसेस करना है उसके लिए आपको कितनी मेमोरी, कितनी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, उसके मुताबिक आपके पास कितनी अवेलेबल है मेमोरी रिसोर्स जो है, वो आपके पास मेमोरी प्रोसेसिंग पावर कितनी अवेलेबल है, उसके मुताबिक आपने डेटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना होता है। सेकंड चीज़ ये है कि आप डिटरमिन करते हैं द बेसिक ऑपरेशंस दैट मस्ट बी सपोर्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल कि ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना हो और हमें इतनी ज़्यादा सर्चिंग उसमें रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन समटाइम ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट सर्चिंग चाहिए हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने अगर फ़ोन नंबर की लिस्ट देखें तो हम डेली कोई मे बी कोई 40-50 नंबर डायल करते होंगे, मे बी एवरेज। सो इसका मतलब है कि जब भी हम नंबर लिखते हैं डायल टू पैड के ऊपर, तो वो उस तमाम स्टोरेज में से नंबर को ढूंढता है। ठीक है ना, वो जो डायल पैड है वो उसमें से ढूंढता है, नंबर को लेके आता है। तो इस वाले एप्लीकेशन के अंदर सर्चिंग की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। ठीक है ना, और इस तरह से आपने कोई लेट्स से कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड सेव करना है, तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जस्ट एक 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 बैकअप रिकॉर्ड के तौर पर यूज़ होगा। कोई आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल हो रही है उनका डेटा स्टोर करना है, तो इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट स्टोर्ड एज अ बैकअप स्टोर, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंटली सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यू ऑल्सो गो फॉर कि भी आप देखते हैं कि किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं डेटा के ऊपर। क्या सर्चिंग रिक्वायर्ड होगी, क्या उसमें सॉर्टिंग रिक्वायर्ड होगी, क्या डेटा के अंदर फ्रीक्वेंट डिलीशन रिक्वायर्ड है, क्या डेटा के अंदर फ्रीक्वेंट अपडेशन रिक्वायर्ड है। तो इन तमाम ऑपरेशन के मुताबिक भी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट तरह से यानी कि यूटिलाइज होते हैं, और मुख्तलिफ सिनेरियो से मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फिर सिलेक्ट द डेटा स्ट्रक्चर दैट इज बेस्ट मीट टू दीज रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट्स? अगेन एक आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक रैम, मेमोरी वगैरह क्या है, फिर आपका ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होने हैं, तो इनके मुताबिक फिर आप डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3 स्लाइडों में तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। Some ask questions, some questions to ask: all data are inserted, are all data inserted into data structure at the beginning, or are insertion interspersed with all other operations? Can data be deleted? All are all data processed in some well-defined order or in random access? तो ये बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि लाइक डेटा को जो आप पहले अपने आप से पूछ सकते हैं, या कोई आपसे पूछ सकता है, जिसने डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है या बनाना है, वो पहले इन क्वेश्चंस को देख सकता है, एड्रेस कर सकता है कि भाई क्या जो है वो डेटा ने सारे का सारा शुरू में ही इंसर्ट हो जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मे बी कोई एक खास किस्म का डेटा स्ट्रक्चर हो जो हेल्पफुल हो, और क्या ऐसा सिनेरियो है कि डेटा ने बार बार टाइम टू टाइम ऐड होना है। ठीक है, इस तरह से जो है वो क्या डेटा ने डिलीट भी होना है या खाली स्टोर ही होना है। ठीक है ना, और क्या जो एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि भी क्या डेटा ने जो है वो सिक्वेंशली एक्सेस दी जा सकती है, या डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जाना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स के बेसिकली क्वेश्चंस हैं कि जो आपको सोचने होते हैं बिफोर सिलेक्शन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर की फ़िलॉसफी यही है कि डेटा स्ट्रक्चर हैज़ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी कि हो सकता है किसी डेटा स्ट्रक्चर के ज़्यादा बेनिफिट्स हों लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो। कॉस्ट से मुराद क्या है कि वो ज़्यादा प्रोसेसिंग एबिलिटी लेता हो, ज़्यादा स्टोरेज लेता हो। ठीक है, और काइंडली अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है, वीडियो और माइक म्यूट रखें। तो यहाँ हम ये बता रहे हैं कि डेटा रियली इज़ वन डेटा स्ट्रक्चर बेटर देन अनदर, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वी कैन नॉट क्लेम दैट कि भी एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे से बेहतर है। नो, what we can say that some data structures can be better than others in one scenario, other data structure can be better than others in other scenarios. For example, किसी डेटा स्ट्रक्चर में कि अगर आपके पास स्टोरेज कम है तो फिर डेटा स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है।
स्टोरेज ज़्यादा है, प्रोसेसिंग कम है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। तो मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन में आपको बेनिफिट्स भी दे सकते हैं और साथ में कॉस्ट भी रखते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। तो हर डेटा स्ट्रक्चर को आपको पता है कि स्पेस चाहिए डेटा आइटम को स्टोर करने के लिए, टाइम चाहिए इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि डेटा को अगेन सर्च करना, डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, रिट्रीव करना, ये सारे ऑपरेशन हैं। ठीक है, और उसकी प्रोग्रामिंग एफर्ट जो है हर डेटा स्ट्रक्चर की डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, ये पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। सो गोल्स ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाय द एंड ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू सेलेक्ट डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये एग्जैक्टली बिल्कुल ये बड़ा परफेक्ट वर्ड इसके लिए बोला गया है टूल किट का, कि जैसे आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो एक टूल किट मैकेनिक की होती है, उसमें डिफरेंट टाइप के स्पैनर होते हैं, रेंच होते हैं छोटे बड़े साइज़ के। ठीक है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये जो रेंच है या ये रेंच है, ये दो आपस में ये एक यूजलेस है, एक यूजलेस नहीं है? नो, वी कैन से दैट कि भाई ये एक अलग टाइप की कैटेगरीज के लिए यूज़ होता है, ये एक अलग टाइप की कैटेगरीज के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर भी जो है वो आपके पास एक काइंड ऑफ टूल किट हो जाएगी कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ मतलब कि आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे, सीखे होंगे, बनाए होंगे, तो दे ऑल विल एक्ट लाइक अ यूज टूल किट फॉर यू। डेटा स्ट्रक्चर्स एक्ट लाइक टूल किट फॉर अ प्रोग्रामर, कि फिर वो देखता है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो डेटा आएगा उसको हैंडल करने के लिए मैं किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। ओके जी, सो व्हाट वी जस्ट सेड कि भी प्रोग्रामर अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स को, अपनी डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन को जो उसने लर्न किए होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको एक टूल की तरह यूटिलाइज कर सकता है और एनालाइज कर सकता है किस तरह के सिनेरियो में किस डेटा के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज होगा, तो उसको वो यूटिलाइज कर सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भी एक डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है, एक डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। तो हर डेटा स्ट्रक्चर के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, अपना उसकी कॉस्ट है। तो ये गोल्स ऑफ दिस कोर्स में यही आ रही बात कि आपको एट द एंड ऑफ टाइम आपको टेक्निक्स आनी नहीं चाहिए, तमाम डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए मैक्सिमम जो कि मार्केट में यूटिलाइजेबल हैं और जो बेसिक हैं। हो सकता है कि हम इसमें कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ें कि जो कम यूटिलाइज होते हैं, लेकिन आपको वो बेसिक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो वो भी आप ज़ाहिर बात है कि आपका पार्ट होंगे आपके कोर्स का, तो वो भी आप सीखेंगे। तो अल्टीमेटली हम कोशिश करेंगे कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर आपको सिखाएं, उन तक लेके जाएंगे जो करंटली मार्केट में यूटिलाइज हो रहे हैं। और आपको ये सबसे इम्पोर्टेंटली ये सीखना है कि कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो ये हम साथ साथ बताते रहेंगे। फ़ायदे नुकसान हर एक डेटा स्ट्रक्चर के आपने साथ साथ सीखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अरे पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि अरे के क्या फ़ायदे हैं, अरे के क्या नुकसान हैं, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी कि टाइम और कॉस्ट, स्पेस और टाइम, स्पेस का मतलब मेमोरी, टाइम का मतलब प्रोसेसिंग। ये दो फैक्टर आपने हर एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हुए जहन में रखने हैं। ठीक है, ताकि आप हर डेटा स्ट्रक्चर को इन दो पैमानों पर, इन दो रूल्स के ऊपर जज कर सकें कि बेशक ये अगर हमने अरे पढ़ी है तो अरे टाइम के मुताबिक टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी क्या है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी कि टाइम के मुताबिक वो कितना हमें कोस्ट कर रही है, अरे स्पेस के मुताबिक कितने कोस्ट कर रही है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो ये चीज़ आपने हर एक डेटा स्ट्रक्चर में पढ़नी है। इससे क्या होगा कि आप टाइम बाय टाइम अपने जहन में ये चीज़ें बना सकेंगे कि अच्छा कि इस सिनेरियो में ये वाला डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो सकता बल्कि ये वाला डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो सकता है, लाइक दिस। तो ये मैंने आपको गोल बता दिया है ऑफ दिस कोर्स। सो जनाब, सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक और सबसे पॉपुलर और आपका वेल नोन डेटा स्ट्रक्चर है एरेज। ठीक है, अब एरे जो है आपको पता है कि इसका सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज़ कि ये कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन का नाम है। एरे क्या है? कंजेक्टिव लोकेशन। लाइक अगर हमने जो है वो करेक्टर अरे बनाई है तो करेक्टर अरे करेक्टर लेता है 1 बाइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने करेक्टर अरे बनाई है, करेक्टर मे बी अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के मैंने जो करेक्टर स्टोर किया वो लेट्स से कि ए है। ठीक है, अगर मैं ये एक सिंपल एक वेरिएबल है, मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया, तो इट इज़ गोइंग टू टेक 1 बाइट। करेक्टर जो है 1 बाइट लेता है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अल्फ़ा पड़ जाएगा इस मेमोरी लोकेशन का नाम, और इसमें जो है वो ए स्टोर कर दिया जाएगा। व्हाट इफ़ आई राइट करेक्टर अरे? ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ करेक्टर अरे। अब अरे जो है मैं से नाम रखता हूँ नेम।
तो इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर किया जा सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सो नेम उसका हमने साइज रख दिया 5। तो इससे क्या होगा कि मेमोरी के अंदर जहां भी कंसेक्टिवली 5 लोकेशंस अवेलेबल होंगी, ठीक है, उनको रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर दिस नेम अरे, लाइक दिस। तो ये 5 अरे जो है, ये 5 लोकेशन कहीं उसको मिली ओएस में, उसने उसका नाम रख दिया नेम। अब इसमें हम जो भी स्टोर करेंगे कैरेक्टर्स अरे में, एक कैरेक्टर यहाँ स्टोर हो जाएगा, फिर अगला यहाँ स्टोर होगा, फिर अगला यहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, लाइक दिस। सो अरे का क्या कॉन्सेप्ट है, अरे जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का नाम है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा और नुकसान साथ साथ हैं। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि भाई इसके अंदर हर लोकेशन जो है वो इंडेक्स्ड है, 0 1 2 3 4, ठीक है। आप इसमें आपके पास रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस, ये लाइक आप चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ पहुँचना है, यू जस्ट कॉल नेम और उसमें उसका सबस्क्रिप्ट पास करते हैं विच इज़ लेट्स से कि इन दिस केस 3 है, तो आप इसमें 3 पास करेंगे तो आप इमीडिएटली कहाँ पहुँच जाएंगे, इस लोकेशन पे। आप इसमें 1 पास करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्टली 1 लोकेशन में, ठीक है। सो वी हैव अ रैंडम एक्सेस हेयर। यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी देखा, एक पैरामीटर में आपको बताया कि इसमें क्या है, रैंडम एक्सेस है। हम इसमें इंडेक्स पास करते हैं तो हम इसमें कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है नुकसानात क्या हैं, नुकसानात ये हैं, फ़ायदे कहाँ क्या हो सकते हैं, फ़ायदे ये हो सकते हैं कि अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, फॉर एग्जांपल 100 है, थाउजेंड्स है, तो वहाँ तो कंसेक्टिव लोकेशंस वी कैन अरेंज कंसेक्टिव लोकेशंस देयर। बट अगेन जो बात मैंने आपको पहले बता चुके हैं, अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ आइटम्स हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि ये भी चीज़ देखें कि भाई अगर आपके पास इंटीजर की रे है, लेट्स से इंटीजर की रे है, और इंटीजर का है जी, लेट्स फॉर एग्जांपल इंट है हमारे पास, रे का नाम, इसमें 5 स्टोर करते हैं, तो ये क्या 5 लोकेशन जो हैं बनेंगी तो 5 लोकेशन मेमोरी के अंदर। लेकिन क्या आप में से मुझे कोई बताएगा, कोई आप में से इंटेलिजेंट बंदा ये बताएगा मुझे, कि मुझे ये बताएं कि क्या ये मेमोरी के अंदर 5 लोकेशन बाइट्स 5 स्टोर होंगी या नहीं, नो सर। कितनी बाइट्स स्टोर होंगी। सर अभी तो स्पेस उसे रिक्वायर्ड हुई है ना, भाई वही वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए बाइट इसका एक ही मतलब होगी सर, जी बाइट एक ही होगी। नहीं, देखें ये आपने देखा कि मैंने करेक्टर की रेस बनाई ना एक 5 लोकेशंस की, तो इसमें 5 लोकेशन के लिए 5 बाइट्स जो हैं वो रिजर्व हुई। अब जरा सोच के बताइएगा, पहला वाला लेक्चर मैंने आपको टास्क दिया था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कि आपने जाके डेटा टाइप्स के बारे में सर्च करके आना है, और ये सर्च करके आना है कि हर डेटा टाइप जो है मेमोरी में कितनी बाइट्स लेती है। उस सबक को रीकॉल करें और मुझे बताएं, कोई भी आप में से एक, इसकी 4 इंटीजर जो है वो, मैं यहाँ पे इसका नाम मैंने सही नहीं लिखा हुआ, लेट मी राइट इट्स नेम, इसका नाम मैं लिखता हूँ रोल नंबर लेट से। आप मुझे कुछ सोच के बताए कि क्या इस ये लिखने से मेमोरी में 5 लोकेशंस तो बनेंगी रे की, लेकिन क्या वो 5 लोकेशंस 5 बाइट्स की होंगी। नो सर, 20 बाइट्स की। वेरी गुड, शाबाश। यस कैसे पता चला सर, आपको। यस सर, 24 सर वो बाइट्स आर वन। एक इंट की 4 बाइट्स होती हैं, तो वो 5 लोकेशंस होंगी, तो 5 मल्टीप्लाई 4 20। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगाएं कि भाई अगर मेरे पास कोई कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक, मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, अभी आपने ऊ पढ़ी है, और ऊ पढ़ी है आपने, और मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की अरे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसका नाम भी पड़ा हुआ है, ठीक है। नाम बेशक उसका स्ट्रिंग के अंदर है, तो लेट से कोई 10 बाइट ले रहा है, उसका रोल नंबर पड़ा हुआ है जो कि 4 बाइट का है, या 5 बाइट का, 4 बाइट का लेट से लगा लेते हैं, फिर उसका फंक्शंस बने हुए हैं, तो कितनी बाइट्स पे बात चली जाएगी, एक स्टूडेंट की बात जो है वो कितनी बाइट्स पे चली जाएगी। फिर उस उतने स्टूडेंट्स की आगे अरे फर्दर आपने बना ली, तो आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेमोरी स्टोर होने वाली है। अगर मैं 1000 ऑफ स्टूडेंट का बना लूँ अरे, बात समझ रहे हैं मेरी, मतलब ये मैं इंटीजर की बजाय इसकी डेटा टाइप रख दूं स्टूडेंट क्लास, एक क्लास की ऑब्जेक्ट की अरे बना लूं,
तो अंदाज़ा लगाएं कि एक ऑब्जेक्ट के लिए इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड है अगर, तो उसके ऑब्जेक्ट के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। फिर अगर उसी ऑब्जेक्ट को मैं थाउजेंड्स में ले जाऊँ, बात एम्प्लॉयज़ की बात कर लें, स्टूडेंट्स की बात कर लें, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो अंदाज़ा लगाएं कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। इसका मतलब है कि उस जगह पे जाके, और फिर चलो ठीक है मेमोरी तो होगी होगी, हमें उतनी मेमोरी भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंसेक्टिव लोकेशंस अरे हमेशा रिजर्व करता है, तो उतनी लोकेशन जो है वो हमें कंसेक्टिवली ना मिले मेमोरी में, तो उसका मतलब है कि कंसेक्टिवली जो डेटा को स्टोर करना है, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि रे ठीक नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस केस में हम रे को मे बी यूटिलाइज, रे ज़्यादा सूटेबल ना रहे, क्योंकि वो कंजेक्टिव डेटा स्टोर करती है। हो सकता है कंजेक्टिवली इतनी मेमोरी की स्पेस ना मिले, चंक्स मिल जाए हमें आगे पीछे करके इतने ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कंजेक्टिवली इतने ना मिले। सो पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? सर रिपीट कीजिएगा। मैंने ये बात की है कि भाई अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो अरे क्या है, अरे की डेफिनेशन क्या है? कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। अरे की डेफिनेशन क्या है? कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। तो अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस हैं, तो दे कैन बी रिजर्व्ड कंजेक्टिवली इन अ मेमोरी। बट व्हेन वी हैव मिलियंस ऑफ डेटा आइटम्स, मिलियंस ऑफ एंट्रीज, तो उस केस में मे बी, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस केस में मे बी अरे एक अच्छी ऑप्शन ना हो। क्यों? क्योंकि इसने हमेशा कंजेक्टिव स्टोरेज करनी है, और कंजेक्टिवली हो सकता है कि इतनी मेमोरी अवेलेबल ना हो, चंक्स में हो सकता हो आगे पीछे करके, ठीक है ना? तो उस केस में जब हमारे पास डेटा ह्यूज है, रे कैन नॉट बी अ गुड चॉइस। समझ आ गई बात? जी सर, अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो अरे नहीं हम यूज़ करेंगे, इसके जगह कोई और अल्टरनेटिव हो। हाँ, कितना, यानी कि मिलियंस में अगर बात चली जाए तो फिर मे बी इट माइट नॉट बी अ गुड चॉइस। अच्छा जी, अब जो है ये बातें आगे लिखी भी होंगी, जो मैंने आपको वर्बली बता दी, सारी आगे लिखी भी होंगी। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड तरीकेकार है अरे को डिक्लेयर करने का। ये मेन प्रोग्राम एक C++ का प्रोग्राम बना हुआ है। एक अरे डिक्लेयर हुई है इंटीजर की, एक वेरिएबल है, और ये सिंपल सी उन्होंने अरे आपको बना के दिखाई है कि इसमें हम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक, इसमें तो कोई किसी को मसला नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है रहेगा। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। ये So array declaration, simple. Array is a collection of cells of the same data type. Fine. Collection has a name X. Cells are numbered with consecutive integers. To access cells, we use array name and index. ये बेसिक बातें हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाली यहाँ तक। अरे का लेआउट ये भी आपको पता है कि हम अगर एक्स अरे का नेम है तो किसी भी लोकेशन को उसके इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो x is an array name but there is no variable x, so x is not the L value for example। अच्छा, इसको आप यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ उसकी टेक्निकल, जहाँ आगे हमारे यूटिलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया है, सो इनको हम स्किप करेंगे। वी विल गो टुवर्ड्स फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ डायनामिक अरे। सो डायनामिक अरे क्या है? You would like to use an array data structure, but you do not know the size of an array at compile time. सर प्रॉब्लम ये रन टाइम प्रॉब्लम आपने देखनी है, और उसका सोल्यूशन आपको एक नए डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे मिल जाएगा। जो सिंपल अरे है उसका उसका क्या हमें नुकसान क्या हो सकता है, मतलब व्हाट कैन बी अ ड्रॉबैक इन नॉर्मल अरे? वही हो सकता है कि भाई हमने जब भी अरे डिक्लेयर की है, वी ऑलवेज गिव अ साइज, वी ऑलवेज गिव अ साइज लाइक दिस। ये 6 दिया हुआ हमने यहाँ पे। हम जब भी साइज ना दें तो अरे डिक्लेयर नहीं होती। लेकिन देयर कैन बी सिनेरियोज के जिसमें हमें पता ही ना हो कि भाई कितने एलिमेंट्स आने, कितने स्टूडेंट्स हैं इदारे के पास, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, या कितनी एंट्री स्टोर करनी है। तो उस केस में हमें जो है वो अरे का साइज जो है वो नहीं पता हो सकता। तो फिर क्या करें? यू वुड लाइक टू यूज एन अरे बट यू डू नॉट नो द साइज ऑफ अरे एट कंपाइल टाइम। आप जब प्रोग्राम लिख रहे हैं उस टाइम पे आपको नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे? यू फाइंड आउट वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट दैट यू नीड एन इंटीजर अरे साइज ऑफ 20। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम आपको पता चलता है कि अच्छा जो यूजर ने नंबर दिया है वो 20 है, 20 साइज का अरे आनी चाहिए, यानी कि यूजर से अगर हमने अरे का साइज लेना तो फिर उस केस में
वी यूज डायनामिक अरे, यानी कि जो डायनामिकली बने रन टाइम पे जब यूजर साइज एंटर करे तो अरे डिक्लेयर हो मेमोरी में। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि देयर इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक हमने पढ़ा था कि जो हम पहले ही प्रोग्रामेटिकली फिक्स कर देते हैं, और डायनामिकली डेटा स्ट्रक्चर तब बनते हैं रन टाइम के ऊपर, जब प्रोग्राम चल रहा होता है। तो ये डायनामिक अरे क्या बनेगी, कब बनेगी? तब बनेगी जब इसका साइज आएगा। साइज कब आएगा? जब प्रोग्राम चलेगा, यूजर साइज एंटर करेगा, और फिर वो जो साइज एंटर करेगा उसके मुताबिक रन टाइम पे अरे मेमोरी में डिक्लेयर होगी। तो इस तरह की अरे को जो है वो हम क्या कहते हैं? डायनामिक अरे कहते हैं। और इसको बनाने का तरीकाकार क्या है? वेरी सिंपल, यूजिंग अ पॉइंटर। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पॉइंटर वगैरह अपने रिवाइज कर लें, ठीक है। सो इंटीजर टाइप की अरे बनानी है, सिंपल। न्यू कीवर्ड यूज होता है रन टाइम पे मेमोरी को रिजर्व करवाने के लिए। इंटीजर पॉइंटर वाई, पॉइंटर में उस अरे का जो रन टाइम में बनेगी उसका एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। इंटीजर पॉइंटर वाई इज इक्वल टू न्यू इंट 20। अब ये क्या होगा कि रन टाइम पे अरे बनेगी 20 जो है वो आप रन टाइम पे यूजर से साइज ले सकते हैं। रन टाइम में ले एंटर साइज, फिर वहाँ पे साइज का वेरिएबल यहाँ पास कर दें, तो रन टाइम में जो भी साइज देंगे उस साइज की ये अरे बन जाएगी। सर इसे एम्प्टी भी रख सकते हैं ना, इंट स्टैटिक वाइज इक्वल न्यू जी जी इंट और जी जी। साइज एम्प्टी रे। देखिए, साइज किसी ना किसी साइज को तो बनाना है ना, तो हम यूजर से साइज ले सकते हैं। यूजर साइज लेने फिर रन जी टाइम पे ग्रो हो सकती है, ठीक है ना। और जब इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस जो आपने पॉइंटर का नाम लिखेंगे, तो पॉइंटर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पॉइंटर के अंदर अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो जाता है, बिल्कुल सर। ठीक है। पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो जाता है, और उसको फिर आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉर्मल अरे यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका यूज करना है आपने। यानी कि उसी में आप 0 लिखेंगे तो पहला इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा, वाई के साथ 1 लिखेंगे दूसरा इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा, एंड सो ऑन। यूटिलाइजेशन इसकी जो है वो बिल्कुल स्टैटिक अरे की तरह की है।